So let's start with today's themes analysis from the Hindu newspaper. As we know कि यूएस ने स्ट्राइक कर दिया है ईरान पे B-2 बॉम्बर्स के थ्रू. वहाँ पर बॉम्बार्डिंग हुई है एट 3 न्यूक्लियर साइट्स, जो कि हमने कल डिस्कस किया था. ओके, सो आफ्टर दैट ईरान ने जो जो यूएस के जो बेसिस हैं कतर और इराक में, वहाँ पर उन्होंने मिसाइल्स लॉन्च किए हैं. सो ये जो अब है ये काफ़ी एस्केलेट करेगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होगा. सो इसमें क्या दिया हुआ है इसे डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक में. सो ईरान लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स ऑन Al Udeid Air Base in Qatar. This is the largest US base in West Asia. ये जो Al Udeid Air Base है कतर में, ये लार्जेस्ट एयर बेस है, अमेरिकन एयर बेस है वेस्ट एशिया में. ठीक है. एंड आइन अल असद एयर बेस इन इराक. So the attack is a retaliation to US airstrikes on Iranian nuclear facilities. अब इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है कि इस वाले बेस की अगर हम बात करें, अल उदीद एयर बेस की अगर हम बात करें, तो दैट इज़ होम टू अराउंड 10,000 US सोल्जर्स. ठीक है. हेडक्वार्टर्स ऑफ US सेंट्रल कमांड है ये, सेंटकॉम, जिसका नाम सेंटकॉम है. So this is almost house to 10,000 US soldiers. So previously it was targeted in 2020 post Soleimani killing. ये ऑलरेडी 2020 में से टारगेट किया जा चुका है. ठीक है. अब ईरान का जस्टिफिकेशन क्या है? दैट इट इज़ रिटेलिएटिंग अगेंस्ट द blatant military aggression by the US and directed by Supreme National Security Council and Revolutionary Guards. So this was basically a response to the strikes on the nuclear facilities. अब इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अब इसका जो जियोपॉलिटिकल सीधा सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसमें ये कि कतर ने सस्पेंड कर दिया एयर स्पेस टेम्पररीली. ठीक है. और यूएस ने एडवाइजरी इशू की है फॉर सिटीजन्स इन वेस्ट एशिया. सो दिस हैज़ हाइटेंड द रीजनल इंस्टेबिलिटी अफेक्टिंग द ऑयल प्राइजेस एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी. अब बेसिकली इसका वेस्ट एशिया के कंटेक्स्ट में क्या रिलेवेंस है? रिलेवेंस ये है कि इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, गल्फ ऑयल डिपेंडेंस, ठीक है, वो थोड़ा सा इनस्टेबल हो जाएगा. एंड this Gulf region is a diaspora where about 8 million Indians in the Gulf region are a resident. ठीक है. So geopolitical balancing भी एक इशू आ जाएगा इंडिया के लिए कि कैसे वो यूएस, ईरान और गल्फ कंट्रीज़ के साथ बैलेंस करे. अब मैं आपको मैप पे दिखा देती हूँ कि बेसिस हैं कहाँ कहाँ. सो अगर हम जनरलाइज मैप देखें तो ये कतर है, दिस इज़ कतर. और ईरान ने क्या किया है कि यहाँ से मिसाइल्स अपने लॉन्च कर दिए हैं. अब यहाँ पर जो है ये रीजन जो है जियोपॉलिटिकल, इसमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ऑयल प्राइसेस भी राइज हो जाएंगे. उसके अलावा हम देख लेते हैं न्यूक्लियर बेसिस कहाँ कहाँ हैं. ये देख रहे हो आप, अल उदीद एयरबेस यूएई में भी है 5,000, ओमन में भी है. ठीक है. नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरान में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है. यहाँ पर 13,000 लिखा है, बट जो द हिंदू के सोर्सेज हैं उसके हिसाब से 10,000 दिया हुआ है. ये 10,000 ऑलमोस्ट हैं. कुवैत में है, जॉर्डन में है, इराक में है, सीरिया में है, और उसके अलावा तुर्की में भी है. सो यहाँ पर मिसाइल लॉन्च की गई है. सी दीज आर द एयर बेसिस. ये जो साइन है ये यूएस के एयर बेसिस का साइन है. ओके.
इन एरियाज़ में, सॉरी दीज आर द नेवल बेसिस एंड दीज आर द एयर बेसिस। ये जो आप एरोप्लेन का देख रहे हो, दीज आर द एयर बेसिस। अब यूएस ने क्या किया है कि उसने ऑलरेडी अपनी नेवी जो है वो यहाँ पर पोजीशन कर दी है। अभी धमकी भी मिली है कि ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये जो निकलता है ऐसे करके पॉइंट, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं। ये ईरान ने धमकी दी है कि हम इसे चोक कर देंगे। ठीक है, ईरानियन पार्लियामेंट ने, हमने कल की न्यूज़ में पढ़ा था, ईरानियन पार्लियामेंट ने ऑलरेडी ये पास कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चोक कर दिया जाए। बट उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो अब यूएस के जो नेवल शिप्स पोजीशनड हैं वो यहाँ पर अटैक करने वाले हैं फिर ईरान पे। यहाँ से फिर जो है यहाँ तक पोजीशनिंग है इनकी, यहाँ पर दे विल अटैक ईरान, यहाँ से फिर और क्लोजली दे विल अटैक ईरान। तो दिस इज़ गोइंग टू कॉज फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ठीक है, बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, वहाँ के रीजन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये ईरान है, दिस इज तेहरान, राइट। So next topic is sharp rise in number of women Maoists killed in security ops data shows। अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट टू से कि ऐसे केस में आपको ये नोट्स बनाने कंसेप्चुअली कि इंडिया की जो वे फॉरवर्ड पॉलिसी होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए। ट्रेड इम्पैक्ट होगा, ऑयल इंपोर्ट से इम्पैक्ट होने वाले हैं। 20% ऑलरेडी इंक्रीज़ बताया जा चुका है ऑयल प्राइसेस में। सो आपको ये पता करना है कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है, राइट। सो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली आपका इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सो ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली जो कंटेक्स्ट बताया गया है, सिंपली ये बताया गया है कि जो 2024 से 25 के बीच में जो ऑपरेशन चला था छत्तीसगढ़ में, उसमें विमेन की जो पार्टिसिपेशन है इन दी नक्सलाइट एक्टिविटीज़ वो सबसे ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, और जो मारे गए माओइस्ट थे उसमें सबसे ज़्यादा विमेन ही थी। सो coincides with Ministry of Home Affairs intensified anti-Maoist operations targeting elimination of Maoism by March 2026। तो ये एक प्रण लिया है सरकार ने कि इसे ख़त्म किया जाएगा। कि बेसिकली इसका जो की स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है। 2014 में देयर वर 217 माओइस्ट किल्ड इन छत्तीसगढ़। ठीक है, जिसमें से 74 वुमेन थी, क्वाइट हाई नंबर, 74 वुमेन थी। 2025 में 82 आउट ऑफ 195 वुमेन थी। 2019 से 2023 में अगर देखा जाए डेटा तो फीमेल माओइस्ट कैजुअलिटीज़ जो थी वो 17 थी, 7 थी, 13 थी और 9 थी। ठीक है, सो 20% का जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। 20-40% की बढ़ोतरी देखी गई है इन फीमेल कैजुअलिटीज़ इन 2024 to 25, यानी सबसे ज़्यादा 2024 से 2025 के बीच में देखा गया है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न्स क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि देयर आर कोअर्जन एंड थ्रेट्स दैट लीड आदिवासी पेरेंट्स टू सरेंडर गर्ल चाइल्ड। ठीक है, थ्रेट्स होते हैं उन लोग की तरफ से, तो नक्सलाइट्स की तरफ से, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी लड़कियों को सरेंडर कर देते हैं। ऑल्सो दूसरा क्या हो सकता है, दैट माओइस्ट फ्रॉम बाल दस्तास दे indoctrinate the children very early। ओके, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब सीधा सा ये है कि दे
मेक चिल्ड्रन बिलीव कि वो उसी के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है, और इसके अलावा उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। यानी कि नक्सलाइट बनने के अलावा, नक्सलिज्म के अलावा उनके पास ना ही तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है। सो वो एक माइंडसेट बिल्ड हो जाता है बच्चों के मन में। ये भी एक मुख्य कारण बन जाता है, जो कि बलदस्ताज जो एरिया है वहाँ से पाया गया है। सॉरी, बाल दस्ताज, माई मिस्टेक फॉर प्रोनाउंसिएशन। So Maoist strategy used women as foot soldiers and human shields. So despite claims of gender equality, women rarely rise to leadership roles in Maoist ranks. Government का क्या स्टैंड है इस केस में? That MHA, that is Ministry of Home Affairs, aims to eliminate Maoism by 2026. 2026 तक एलिमिनेट करने का इन्होंने वादा किया है. So there is a focus on sensitive, humane and counter-insurgency. So promote of voluntary surrender, gender-sensitive rehabilitation and policies. अब ethical and social issues क्या हैं? That use of children and women in armed conflict, violation of child rights and patriarchal exploitation, and highlighting structural vulnerabilities इन ट्राइबल एरियाज़. एग्जाम्पल पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन. अब क्योंकि लोग अनएजुकेटेड रहते हैं, पॉवर्टी रहती है, तो उसके अलावा इलिटरेसी रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एज आई टोल्ड यू दैट इनडॉक्ट्रिनेशन होता है. यानी उनको बिलीव करा दिया जाता है कि आप इसी चीज़ के लिए, इसी पर्पस के लिए ही आप पैदा हुए हो और आपको इसके अलावा और कोई चारा नहीं है करने का. सो अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में क्या इसका रिलेवेंस है? जीएस पेपर 3 अगर आप देखोगे, इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वो इम्पॉर्टेंट है. इस पर आप नोट्स बना लीजिएगा कि कैसे इंडिया को डील करना चाहिए इस टाइप की सिचुएशन से, ठीक है. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से, नक्सलिज्म से कैसे डील करना चाहिए. और एथिक्स के पेपर में आप ये भी कर सकते हो, एक सिचुएशन आपको दी जा सकती है कि इस टाइप की सिचुएशन है और आपको कैसे डील करना है. जीएस पेपर 2 में वेलफेयर ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ सेक्शंस में जो विमेन हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको कैसे आप लिटरेट करो, कैसे आप स्कीम्स पहुँचाओ ताकि लोग इन सब चीज़ों के लिए फॉलोअप ना हो, ठीक है. सो एसे एंड एथिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स, यूज़ ऑफ फोर्स एंड what should be the way forward in this context, right, of the Ministry of Home Affairs, or you may say of the administrative forces to tackle with such situations. और ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि एलिमिनेशन सिर्फ ग्राउंड लेवल पे इम्पॉर्टेंट है या माइंडसेट से एलिमिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है. सो ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि आप अपना आंसर किस डायरेक्शन में फ्रेम कर सकते हो. इज़ इट ओनली अ ग्राउंड लेवल एलिमिनेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और माइंडसेट लेवल से दैट इज़ द रूट एलिमिनेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मारने से नहीं मरेगा, आप मारोगे 10 को, 10 और पैदा हो जाएंगे. सो मारने के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन भी खोजना पड़ेगा कि व्हाट रीज़न्स आपको पता है कि क्या है. अब रीज़न से कैसे डील करना है, कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है वहाँ पर, ताकि लोग इन सब चीज़ों की तरफ ड्रिफ्ट ना हो, ठीक है. ये आपको एक आंसर फ्रेम करना है, इसमें एक क्वेश्चन बना के आंसर फ्रेम करना है और आपको इसमें लिखना है. सो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि इस तरीके से आप दे सकते हो, आंसर लिख सकते हो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ईरान्स एंड दैट इज़ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, द इल्यूजन ऑफ अ सर्जिकल स्ट्राइक. सो बेसिकली इस आर्टिकल में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है. उसकी स्ट्रैटेजिक जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में बोला जा रहा है. सो ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स Fordo, Natanz are buried deep underground, reinforced with multiple concrete and rock layers. The US and Israel lack weapons capable of fully destroying. Such hardened sites
Even the GBU-57 bunker buster may not be fully effective, मतलब ये ऐसा बोला जा रहा है। और अभी शायद कुछ इंटेलिजेंस से रिपोर्ट में मिली थी कि जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है न्यूक्लियर का वो लोग किसी और लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ मूवमेंट्स सैटेलाइट में देखे गए थे। सो ईरान हैज़ redundant infrastructure and the capability to rebuild even if major sites are damaged, as seen in the past sabotage and cyber attacks. So इसमें टेक्निकल एंड स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस क्या डिस्कस किए गए हैं, दैट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, dispersed and embedded into military and scientific infrastructure. Past successful Israeli strikes, example Osirak, Al-Qiba, targeted less fortified isolated sites. Iran's case is fundamentally different. Even multiple coordinated strikes would only delay, not dismantle Iran's nuclear capabilities. Conflict escalation risk क्या क्या इसमें बताए गए हैं, that Tehran has warned of retaliation to any attacks with massive missile barrages. Any US-Israel strike could escalate into full-scale war involving regional players and American assets. So what should be the diplomatic path over to military? A military option is neither effective nor sustainable also. Only a diplomatic approach offers a long-term situation to curbing Iran's nuclear ambitions. So 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुई थी that collapsed due to US withdrawal and failed revival talks post 2021. So reviving diplomacy remains the most viable and stable path, though politically unpopular in some Western quarters. ये एक बेसिक सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है इसमें। कंक्लूजन क्या है कि a surgical strike is an illusion. Dismantling Iran's nuclear program requires strategic patience, diplomacy and international cooperation. So basically she is talking about the international cooperation and diplomacy in this article कि किस तरीके से डील करना चाहिए ऐसे सिचुएशन से, बिकॉज ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है, वॉर हेड्स भी है। और उसका रीज़न ये है, आप क्वेश्चन बहुत लोग उठाएंगे कि मैम ऐसा क्यों है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को नहीं, हमें उनका जो 90% इनरिचमेंट है हमें नहीं सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सबको पता है कि ईरान का जो रोल रहा है वो हौतीज़ जो हैं, यमन के जो हौतीज़ हैं और हिजबुल्लाह जो हैं, उनके जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको फंडिंग में काफ़ी रहा है। तो अगर उनके पास सोचिए न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे तो क्या तबाही मचाएंगे वो लोग। सो दैट इज़ वाई ये कर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनीवे अगर कुछ ऐसा पाया गया कि अभी भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है तो वहाँ की लीडरशिप हटाने के लिए सबसे ज़्यादा आप किसी की देखिए किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है इंटेंट ख़त्म करना और एक होता है कैपेबिलिटी ख़त्म करना। तो कैपेबिलिटी तो ख़त्म कर दी है इजराइल एंड यूएस ने वाया मिलिट्री अटैक्स। अब इंटेंट ख़त्म करने की बारी, यानी कि जो इनका लीडर है खामेनेई उसे भी मारना पड़ेगा और उसके लिए मिलिट्री यानी वहाँ तख्ता पलट करना पड़ेगा। सो वहाँ पर मिलिट्री भेजनी पड़ेगी यूएस को, राइट। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर वहाँ पर ये स्टेप्स नहीं लिए गए, कर्व नहीं किया गया उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, एंड ईरान इज़ वेरी क्लोज टू
reach the nuclear enrichment of 90% which is used for warheads. ठीक है, विदिन 2 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते में वो उस इनरिचमेंट को अचीव कर लेगा. ठीक है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सॉरी स्टेट ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. अब इसका बेसिक कंटेक्स्ट जो बताया गया है इस आर्टिकल में, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ. वो ये है कि साउथ एशिया इज़ वन ऑफ द लीस्ट इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट रिप्रेजेंटिंग 25% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. and GDP of around $3.8 trillion. इंट्रा-रीजनल ट्रेड रिमेन्स बिलो 7%. यानी कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो ट्रेड है दैट इज़ ओनली अराउंड 7%. सो की इशूज़ क्या है? बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, पॉलिटिकल मिसट्रस्ट है. ठीक है, सो दिस हिंडर्स द रीजनल कोऑपरेशन. इंट्रा रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया, that is SAFTA, that is only 5 to 7% of the total trade. EU के साथ जो है यानी यूरोपियन यूनियन के साथ जो है that is 22%. आसियन स्टेट्स के साथ, कंट्रीज़ के साथ जो है that is 25%. एंड नाफ्ता के साथ जो है that is 45%. अब ये जो यहाँ पर की एसोसिएशंस के नाम दिए हुए हैं, की ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, एसोसिएशंस के नाम दिए हुए हैं, आपको ये पता करना है कि इसका रोल क्या है, क्यों इन्हें बनाया गया है, क्यों ये एग्जिस्टेंस में आए हैं, इनका रोल क्या है, फंक्शंस क्या है. ठीक है, और कहीं ना कहीं इनका कॉम्पोजिशन क्या है कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो इनका पार्ट है. ठीक है, ट्रेड जो है, ट्रेड से रिलेटेड क्या इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. सो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ डिक्लाइंड ड्रास्टिकली. दैट इज़ फ्रॉम $2.4 billion in 2018 to $0.5 billion in 2024. So high intra-regional trade cost, that is 104% of goods value versus ASEAN that is 76%. अब इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़े हैं कि साउथ एशियाज़ ट्रेड टू GDP रेशियो हैज़ डिक्लाइन in 2022 from 47.3% to 42.9% in 2024. So exports projected to grow slower than imports, widening trade deficits. So estimated potential trade value, that is $67 billion, ये एस्टिमेटेड पोटेंशियल ट्रेड वैल्यू है. ठीक है, बट जो अभी तक देखा गया है वो उससे भी कम है. जो पोटेंशियल ट्रेड है, जो अभी ट्रेड जो कैरी ऑन किया जा रहा है, करंट ट्रेड वैल्यू जो है दैट इज़ फार लेस देन पोटेंशियल ट्रेड वैल्यू. अब पोटेंशियल ट्रेड वैल्यू एंड करंट ट्रेड वैल्यू में क्या डिफरेंस है आपको ये पता होना चाहिए. पोटेंशियल ट्रेड वैल्यू है यानी कि कोई भी चीज़ कितना पोटेंशियल रखती है. करंट ट्रेड वैल्यू क्या है, यानी वो कितना परफॉर्म कर रही है, उसका पोटेंशियल कितना है. फॉर एग्जांपल आपका पोटेंशियल है कि आप 10 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन आप कर कितने घंटे रहे हो, आप 6 घंटे काम रहे हो. ठीक है, काम कर रहे हो. आप पढ़ सकते हो 10 घंटे, लेकिन आप पढ़ रहे हो 6 घंटे. ठीक है, सो ये जो पोटेंशियल गैप है कैसे कवर अप करना है, क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए. सो आप इस पर थोड़ा नोट्स भी बना लीजिएगा.
सो करंट सार्क ट्रेड जो है वो $23 बिलियन है, ठीक है। और सार्क यानी जो साउथ एशियन जो एसोसिएशन है ऑफ सार्क कंट्रीज़, उसमें जो ट्रेड कंडक्ट होता है वो $23 बिलियन का है। और पोटेंशियल हमने कितना बताया था, $67 बिलियन का। तो कितने का लॉस हुआ, $44 बिलियन का लॉस है। यानी इतने का पोटेंशियल है, इतने का पोटेंशियल अभी कवर अप नहीं हुआ है, इतना ही हम पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं। सो बैरियर टू इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या है, ट्रस्ट जो है वो नहीं बिल्डअप हो रहा है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पॉलिटिकल राइवलरी है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक ट्रेड अग्रीमेंट्स लाइक SAFTA दैट इज साफ्ता एंड SAPTA आर अंडर यूटिलाइज्ड। So infrastructure connectivity and investment page gaps also persist. Way forward क्या होना चाहिए? Way forward ये होना चाहिए that one should strengthen the bilateral relations to rebuild the trust, promote economic complementaries, example manufacturing and agriculture, improve connectivity and reduce tariff and non-tariff barriers. And also there should be focus on पीपल टू पीपल टाइज टू सपोर्ट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में इसका क्या रिलेवेंस हो सकता है कि जीएस पेपर 2 में आप मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है अबाउट द रीजनल ट्रेड बैलेंस, जो अभी हुआ है उसमें जो पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल है और क्या इंडिया को करना चाहिए, इंडिया ही नहीं जो जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए टू इंटीग्रेट प्रॉपरली एंड यूज़ द पोटेंशियल ऑफ $67 बिलियन। सो उसके अलावा इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ट्रेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होना चाहिए विद इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, ये इस एस्पेक्ट में आपको इस आर्टिकल को देखना है और आपने इसमें नोट्स भी बनाने हैं। सो ये एक एनालिसिस है, ये डिटेल्ड में मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, बस ये एक एनालिसिस है ताकि आपको एक आइडिया देने के लिए कि आप किस तरीके से किसी भी आर्टिकल को ब्लेंड कर सकते हैं टुवर्ड्स यूपीएससी। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्यों ज़रूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप 2025 का पेपर देखोगे दैट वाज हाईली कंसेप्चुअल, और उसमें कहीं कहीं जो है वो आपके आंकड़े भी दिए हुए थे, ठीक है। बजट के जो है उसमें से डिराइव करके वो आंकड़े भी दिए हुए थे और आपसे पूछ लिए गए थे स्टेटमेंट्स में क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा दूँगी वो क्वेश्चंस, राइट। सो आपने इसमें ध्यान देना है कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं कि आप एक तरीके से स्टेटमेंट्स में किस तरीके के स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं, आप उसे कैसे कंसेप्चुअली अपने आप को ब्लेंड कर सको कि वहाँ पर आप एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक ना हो, ठीक है। कंसेप्चुअल माइंडसेट बिल्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप ये 2025 का ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो ये आप ये वाला क्वेश्चन दे सकते हो। अ कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट स्टैंड्स एट 50,000 करोड़, it is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital receipts. The country's interest liabilities are around 1,500 crores. What is the gross primary deficit? आप कैलकुलेट करो बैठ के। अगर कंसेप्चुअली नहीं आता है, आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में। ये डेफिसिट के ऊपर क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट के ऊपर पूरा क्वेश्चन है। So suppose the revenue, next is suppose the revenue expenditure is 80,000 crores and the revenue receipts of the government are 60,000 crores. The government budget shows borrowings of 10,000 crores and interest payments of 6,000 crores. Which of the following statements are correct? आपको अगर यही पता ही नहीं होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है तो आप कैसे बताओगे कि रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़ है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ना,
कहीं ना कहीं देखिए ये आंकड़े दिए और ये उठा के सीधे डायरेक्ट बजट में से दिया है। मे बी कुछ चेंजेस आए किए हों उन्होंने आंकड़ों में, बट ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना कहीं ये आपके बजट में ही कवर्ड अप होंगे। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बजट पढ़िए, बजट में आपको सिलेक्टिव चीज़ें, बट आपको एटलीस्ट ये बेसिक्स तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको बेसिक्स पता ही नहीं होंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस। सो कंसेप्चुअली भी अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फ्लेशन फॉल्स बट नॉट अनएम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि दो इंडियाज़ इन्फ्लेशन हैज़ फेल बिलो 3%. In May 2025, unemployment has paradoxically risen, highlighting a disconnect between price stability and employment. The unemployment rate rose from 5.8% to 6.8%, even as GDP growth declined from 9.2%, that is 2023 to 24, to 6.5% 2024 to 25. Okay, I'm really sorry for the mistake. The unemployment rate, it rose from 5.1% in April to 5.8% in May. Okay, year on year inflation जो है that fell from 3.2% in April to 2.8% in May 2000 in May. The latest periodic labor force survey shows. अब ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ द रियल वन। जो मैंने पहले बताया वो गलती से मैंने अपने नोट्स में गलत लिख लिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो ये बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेज 5.1% से 5.8% राइज हुआ है। सो दिस सजेस्ट दैट इन्फ्लेशन कंट्रोल अलोन इज़ एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी एड्रेस करना पड़ेगा। सो ठीक है, फॉर दोज एम्प्लॉयड, as most commentators on the economy are likely to be, a reduction in inflation is good news to extent that their purchasing power is being eroded at a lower rate. But for those seeking employment, it makes no difference. They remain unemployed. A branch of economic theory dominant in US asserts that unemployed have chosen not to work as market mechanism enables everyone who wish to work find employment. One needs only to visit the town center in semi-urban areas to find migrant laborers milling around midday to conclude that this would be a preposterous claim to make for India. So the decline in inflation is largely attributed to slowed food prices growth and reduced demand, not monetary tightening. The article criticizes the RBI's inflation targeting policy, arguing it has limited impact on structurally driven inflation in India, and empirical evidence suggests that inflation in India is more influenced by supply-demand factors and food prices than by interest rate. So the authors argue for broader economic view that includes unemployment and structural reforms rather than solely focusing on inflation metrics, urging caution against assuming monetary policy alone can stabilize complex macroeconomic realities like joblessness. अब इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आ रही है, इस पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है दैट स्लिड फ्रॉम 9.2% ड्यूरिंग 2023 to 24 to 6.5% in 2024 to 25. So the observed rise in unemployment is consistent with its decline in growth. So agriculture alone grew faster and
much faster too. This development provides the clue to decline in inflation. In 2024 to 25, the relative rates of growth of agriculture and non-agriculture sectors would have led to a reduction of the supply-demand gap for agricultural goods, particularly food, in turn contributing to a lower of inflation rate. This is evident in sharp deceleration in food prices inflation from peak of close to 11% in October 2024 to less than 1% in May 2025. सो आपको यहाँ पर नोट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने बोला विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी की क्या इंडिया को स्टेप्स बनाने चाहिए, क्या स्कीम्स आने चाहिए, किस तरीके से इंडिया को स्ट्रैटेजिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्लान्स, सो दैट अ वाइबल पॉपुलेशन गेट्स एम्प्लॉयमेंट, इट गेट्स एम्प्लॉयड. प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास डिग्री है लेकिन कमाने के लिए वो डिग्री किसी काम की नहीं है. सब बैठे हैं, बीटेक वाले, एमबीबीएस वाले सब बैठे हैं डिग्री लेकर, बट उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है. आप देखोगे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है. दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें मैंडेटरीली इम्प्लीमेंट करना चाहिए इंस्टीट्यूशन में, चाहे बीए करने वाला हो, एमए करने वाला हो, ताकि एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो है वो अपने ग्रेजुएशन के साथ करे. सो आईआईटी दिल्ली ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है फॉर एआई पर्सपेक्टिव, एंड लेट्स होप कि और भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें. सो नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान रोल इन यूएस वेस्ट एशिया कैलकुलस. अब इसमें बेसिकली बताया गया कि यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप is historically complex, takes a new turn amid US-Iran tensions. So Pakistan holds a strategic importance due to its position near Iran and Afghanistan and its role in regional security. मैंने पहले ही बोला था कि US ने सिर्फ पाकिस्तान का यूज़ करना है फॉर एयर बेसिस, ठीक है. सो यूएस का इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान मिलिट्री कॉपरेशन इज़ क्रिटिकल फॉर अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया वाइल पाकिस्तान मेंटेन्स स्ट्रैटेजिक रिलेशंस विद ईरान. पाकिस्तान ईरान रिलेशंस कैसे रहे हैं? सो पाकिस्तान ईरान हैव अ कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप पर्टिकुलरली ओवर इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान. सो ईरान्स डिप्लोमेसी ऑन फूड इम्पोर्ट्स and Pakistan's role in regional trade routes make their relationship critical. So Pakistan seeks to balance ties between Iran and US, leveraging its role in potentially isolating Iran in case of a conflict with Israel. So Pakistan's strategic positioning की भी बात की गई है इस आर्टिकल में. Pakistan's military increased defense spending for financial year 2025 to 26 to address regional security threats, especially in Balochistan and Kashmir. कश्मीर जो कि इनका पार्ट ही नहीं है. Especially in Balochistan and Kashmir. So geopolitical importance क्या है? While focusing on South Asia, Pakistan plays a role in broader Middle East dynamics also, especially regarding US-Iran tensions. ठीक है. अब US का इंटरेस्ट क्या है? That strategic relations. US seeks to use Pakistan's military presence in region to counter Iranian influence and insurgency threats, as I told you. The US relies on Pakistan to keep the region stable, including Afghanistan, while Pakistan itself seeks increased defense capabilities to combat security threats from neighboring states. So यूपीएससी के बेसिस में इसका जो रिलेवेंस है दैट इज़ यूएस पाकिस्तान रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका टॉपिक आ जाता है साउथ एशिया जियोपॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए. और जीएस पेपर 3 में
डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंडिया के एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, इंडिया का क्या इसमें वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए इंडिया के, ठीक है। एंड रीजनल कॉपरेशन एंड टेररिज्म, ये इस तरीके इस पर कैसे इंडिया को डील करना चाहिए, ये सब आप में नोट्स बनाने हैं। So Hormuz block may benefit Indian refiners. So any disruption to shipping of jet fuel and diesel gas oil to Europe via Strait of Hormuz offers a window of opportunity to India's refiners, particularly for aviation turbine fuel. Global real-time data and analytics provide Claire pointed out that only fraction, that is 44,000 barrels per day of India's refined exports passes through the strait. So in this context, any disruption along the regional distribution hubs such as UAE and Singapore will open up opportunities for India's refiners to export lucrative deals. महंगे हो जाएंगे, तेल महंगा कर देंगे. So for instance, disruption in these routes affects the supply of jet fuel to Europe. European markets are likely to offer better prices to Indian refiners in such circumstances. So structural risks are emerging, particularly for Northwest Europe, which sources about 24% of the global gas oil imports from Middle East, Gulf, exposing the region to potential Hormuz Strait disruptions, he explained. So the real bottlenecks in jet fuel and kerosene logistics, he said, adding that disruption in the strait would disproportionately affect European aviation fuel logistics with limited backup capacity. So next is dairy agriculture impede India-US bilateral trade deal. So as July 9 deadline for US reciprocal tariff reimposition nears, India-US bilateral trade negotiations face roadblocks. Particularly over sensitive sectors like dairy and agriculture. So इन sectors में सबसे ज़्यादा effect पड़ने वाला है. India is cautious, especially on dairy, due to its socio-economic impact. Though keen on concluding the deal, India is not desperate, as other nations have also delayed agreements with US, even missing the deadline only revert tariffs to April 2 levels. So India remains the only country negotiating a mini deal and the broader bilateral trade agreements BTA in parallel with the meetings planned in July. So separately, rising tensions involving Iran, particularly missile attacks on US bases in Syria, have prompted India to monitor potential impacts on trade routes like the Strait of Hormuz. Alternative routes exist but may increase the shipping cost and time. Alternative routes हैं, जैसे अगर हम मैप पे देखें तो alternative routes exist करते हैं. ऑयल प्राइसेस हो गए यहाँ से होकर ये जो आपका कैस्पियन सी के रास्ते, बट वो फिर जो है ना वो एक टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा. सो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं बट वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लिए. यूपीएससी में इसका रिलेवेंस जो है जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रेड कैसे इम्पैक्ट होगा इंडिया और यूएस के बीच में, जो रिवर्स टैरिफ जो स्ट्रेटजी यूएस इम्प्लाई कर रहा है, ट्रेड पॉलिसी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इन सब चीज़ों का, और इंडिया को क्या अपना स्टैंड रखना चाहिए, क्या किस तरीके से सिचुएशन को डील करना चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट है. सो नेक्स्ट इज नो हेडवे इन इंडिया ASEAN trade deal review despite 9 meetings in last 1 year. So despite 9 meetings in a year in past years, India ASEAN review of the ASEAN India trade in goods agreement, that is the ETIGA, has made no progress. Signed in 2009,
ATIGA led India to open 71% tariff lines, while ASEAN countries like Indonesia and Thailand opened far fewer. India's imports from ASEAN have tripled, rising trade imbalances concerns. So, investigations reveal ASEAN re-exporters of subsidized Chinese goods. That ASEAN, this means that they are the ASEANs are the re-exporters of subsidized Chinese goods. So, the stalled review impacts India's Act East policy, regional trade balance and economic diplomacy. इसके बारे में बात हो रही है. सो आपने इसमें नोट्स बनाना है कि इंडिया को किस तरीके से डील करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में. ठीक है. What should be the trade policy of India? With respect to ASEAN countries. Right? So ये आपने देखना है इंडिया के कंटेक्स्ट में. सो ये इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ट्रेड पॉलिसी में भी डिप्लोमेसी में ट्रेड डिप्लोमेसी में ये आ जाएगा. सो नेक्स्ट इज बैंक्स मस्ट रेज मोर डिपॉजिट्स टू इम्प्रूव LDR रेशियो. LDR रेशियो क्या है, बेसिस पॉइंट्स क्या हैं, ये मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पीछे जाके देख सकते हैं. ठीक है. सो RBI जिसने 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट किया है, दैट में रिस्टोर लोन ग्रोथ from 12 to 13%. However, this may need a higher deposit ratio in banking system. Financial 2026 ratings agency Fitch said. So, loan to deposit ratio rose 120 basis points in financial 2025. To maintain pace of this growth, banks have to keep mobilizing deposits equal to or more than the loan growth. So sectoral loan growth was with a 4-year low, that is 10%, as lending to non-banking financial institutions reduced. So public sector banks lent at a faster rate of 12.4% than the private sector. So net interest margin reduced 20 bps, while lower credit cost recovery from bad loans and treasury gains preserved earnings in 2025. अब ये जो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है इकोनॉमी पे, इस एस्पेक्ट से भी आपको देखना पड़ेगा. और उसके साथ साथ LDR है क्या, इस पे कंसेप्चुअल नोट्स आपको आने चाहिए, जैसे कि मैंने क्वेश्चंस में दिखाया था. So next is Israel strikes Iran guard sites Evin prison in Tehran and Fordo facility. So इसराइल ने अटैक किया है तेहरान में जो एविन प्रिजन है उसमें अटैक किया है, फोर्डो फैसिलिटी में अटैक किया है. सो इसराइल अटैक्स regime targets unprecedented force, adding speculations that it may seek to topple Iran's clerical leadership. So Putin, after meeting Arakchi, slams the strikes by US and Israel on Iran but does not offer concrete support. So sirens surrounded across Israel on Monday. Blasts were heard over Jerusalem. So Iranian media said Israel's strikes hit a power supply system in Tehran, triggering temporary outages. तो यानी पावर आउटेज हुआ है. बाकी मैंने ऑलरेडी बता दिया अपने प्रीवियस स्लाइड में कि इसका क्या कंटेक्स्ट है इंडिया के कंटेक्स्ट में और यूपीएससी के कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. सो Iran's parliament takes up bill to end ties with IAEA. The parliament of Iran started discussing a bill that would pave the way for suspending Tehran's cooperation with International Atomic Energy Agency IAEA. Mohammad Baqir, Speaker of Islamic Consultative Assembly,
Majlis announced on Monday. So the announcement was welcomed by the ministers of the Majlis, even as the IAA convened an emergency meeting of its board of governors in Vienna, where Director General Rafael Mariano Grossi said that nuclear watch said the nuclear global nuclear watchdog is ready to bring this military conflict to an end. So, in accordance with religious decree of the supreme leader, Iran has no plans for non-peaceful activities. However, the world clearly saw the Atomic Energy Agency has not fulfilled any of its obligation and has become a political tool, as said by the speaker Kalibov. सो इसमें आपको सबसे पहले तो आपने ये पता होना चाहिए कि IAEA जो है उसका क्या रोल है एटॉमिक एनर्जी में, ठीक है, नेशंस के बीच में सुलह कराने में, और इस तरीके के अगर अटैक्स होते हैं तो क्या वो रोल प्ले करता है, ठीक है, क्या उसका फंक्शंस है, क्या डोमेन एरिया है जहाँ पर वो हस्तक्षेप कर सके। सो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इस पे आप नोट्स बना लीजिएगा। So that's all for the day. Here I end my analysis. I request you to do like, subscribe and share my channel. Thank you and have a nice day.